नमस्कार। राजस्थान कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं रेखा चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी और पेपर 1 भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी का आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इन द सिलेबस इज सोलर सिस्टम या सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में आप सभी ने आप सभी को जानकारी होगी, क्लासेस में, सोशल साइंसेस में हम सभी ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आज इसी टॉपिक की थोड़ी सी विस्तृत स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का अभिप्राय सूर्य और उसके परिवार से है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। सूर्य के चारों ओर उसके 8 ग्रह, कुछ बौने ग्रह, शुद्ध ग्रह, उपग्रह, उल्का और धूमकेतु आदि आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं और इन सभी को मिलाकर सूर्य और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले इन सभी को मिलाकर इसे हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल का आकार तश्तरी नुमा है, डिस्क लाइक शेप है इसकी और इसके मध्य में सेंटर में सूर्य की स्थिति है जो कि सौरमंडल का प्रमुख संघटक है। सौरमंडल की उत्पत्ति 4.568 बिलियन वर्ष पूर्वक मानी जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति एक जाइंट इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड्स से हुई। वृत्ताकार अंतरतारक आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ध्वस्त होने से हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। सौरमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है। नंबर 1, ग्रह प्लैनेट्स। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एक और ग्रह जिसको हम अब तक पढ़ते आए थे, प्लूटो यानी कि यम, वो अब ग्रहों में उसकी गिनती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। कुछ बौने ग्रह भी हैं हमारे सौरमंडल में जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। यम, प्लूटो, उसे अब प्लैनेट की जगह, ग्रह की जगह एक बौना ग्रह की गिनती में लिया जाता है। देन वी हैव कैरन, एरिस और सिरस। इसके अलावा भी और बौने ग्रह हैं। फिर हमारे सौरमंडल में उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। विभिन्न ग्रहों की अब तक ज्ञात 100 से अधिक उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य अनुमानतः 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं जिनमें सिरस, वेस्टा, इरोस, अपोलो और इकारस प्रमुख हैं। तो जो हमारे 2 ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में अत्यंत क्षुद्र का मतलब छोटे पिंड पाए जाते हैं। इनकी अनुमानित संख्या अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब है। इनमें से कुछ नाम अभी आपको बताएं। सिरस, जो कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, अब तक जो खोज की गई है उसमें सबसे बड़ा है सिरस। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वेस्टा है, जूनो है, इरोस, पलास, इकारस आदि। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति किसी बड़े ग्रह के टूटने से हुई है। इनमें से कई ग्रह तो बहुत ही छोटे हैं, लगभग 1 किलोमीटर के व्यास के हैं। क्षुद्र ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य खंडित कण और धूल के कण भी इस बेल्ट में, इस पेटी में पाए जाते हैं जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में हैं। तो ये हो गए क्षुद्र ग्रह। और हमारे सौरमंडल में क्या है? हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं धूमकेतु या कॉमेट्स। धूमकेतु का नामकरण संभवतः उनकी पूंछ या टेल के नाम पर किया गया है। लैटिन लैंग्वेज में कॉमेट का अर्थ होता है लंबे बालों वाला या लॉन्ग हेड। तो क्योंकि इसके पीछे एक पूंछ, ऐसे बाल लपटें जो दिखाई देती हैं, तो वो बाल की तरह दिखाई देती हैं, शायद इसी के नाम पर
इसे इंग्लिश में कॉमेट्स कहा जाता है, हिंदी में धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहा जाता है। सभी धूमकेतुओं की पूंछ नहीं होती, उनकी पूंछ तभी उत्पन्न होती है जब वे सूर्य के निकट आते हैं। तो जो सोलर विंड्स निकलती हैं, सूर्य से जो पवनें निकलती हैं, उनके कारण इनमें पूंछ उत्पन्न होती है। धूमकेतु अत्यधिक प्रकाशमान पुंज हैं। सभी कॉमेट्स के पूंछ नहीं होती, उनकी पूंछ तभी उत्पन्न होती है जब वह सूर्य के निकट आते हैं। जो कॉमेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनमें तेज प्रकाश होता है एंड दे आर हाईली इल्यूमिनेटेड बॉडीज़, बहुत ही प्रकाशमान पुंज होते हैं। सूर्य के निकट आने पर सोलर विंड्स से सौरिक ऊर्जा से धूमकेतु का जो सिर है, जो इसका हेड का पोर्शन है, जो गोल हमें दिखाई देता है, वो गर्म हो जाता है तप्त होने पर, और उसमें जो हिमित गैसेस हैं, जो कि कोल्ड, बहुत ही ठंडे स्टेज पर हैं, और डेंस जो गैसेस हैं वो वाष्पीकृत हो जाती हैं, वेपराइज हो जाती हैं, और ये गैसें पिंड से बाहर निकलती हैं। सूर्य की विंड्स इनको हेड से विपरीत दिशा में, यानी कि सूर्य से ऑपोजिट डायरेक्शन में, सूर्य के विपरीत दिशा में इन गैसों को फेंकती है। ये गैसें पिंड से बाहर निकल के धूमकेतु के सिर के पीछे एक प्रकाशमान, एक लाइटेड पूंछ टेल का निर्माण करती है। जो ही धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है तो सोलर विंड्स, सौरिक पवनों के कारण धूमकेतु की गैसें हैं वो सूर्य से दूर की तरफ, सूर्य की विपरीत दिशा में पीछे की तरफ हटती रहती हैं और एक लंबी सीधी पूंछ के रूप में दिखाई देती हैं। इनकी लंबाई लगभग 150 मीटर तक हो जाती है। इस पूंछ की अधिकतम लंबाई लगभग 250 मीटर तक भी पहुंच जाती है। कुछ धूमकेतु इतने ज़्यादा इल्यूमिनेटेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनमें तेज प्रकाश होता है कि वो हमें दिन में भी दिखाई देते हैं। इनकी जो कॉमेट्स या धूमकेतु या पुंछल तारे होते हैं, इनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत कम होता है। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि धूमकेतुओं का अपना कोई निजी व्यक्तित्व नहीं होता। उनकी पहचान सूर्य के चारों ओर उनके जो रास्ता है, उनका पाथ है, उसी से की जाती है। नेक्स्ट है उल्का या मीटियोरॉइड्स या मीटियोर। ये लोहे तथा पत्थरों के पिंड होते हैं। ये टूटते हुए तारे शूटिंग स्टार की भांति रात में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु वास्तव में ये ठोस आकाशीय कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। प्राय ये जलने पर नष्ट हो जाते हैं। ये आपने रात को देखा होगा टूटता तारा, लोग इसको देखकर अपनी कोई विश भी मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। वो उल्का या उसे मीटियोर कहा जाता है। तो प्राय ये जलने से नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी उल्कापात या मीटियोराइट के रूप में ये जलने से पहले या जलने के बाद में के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और वहाँ पर जाकर धरती पर गिरने के बाद में खंडित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ये बने हुए किस चीज़ों से होते हैं उल्का? लोहा, निकल, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, गंधक आदि भारी पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। भूमि पर अगर ये गिरते हैं तो एक भूकंप आता है या कंपन होता है धरती में, या महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत भारी पदार्थों की चीज़ इतनी ऊंचाई से आकर धरती पे गिरेगी तो यू कैन फील द वाइब्रेशन, आप कंपन को महसूस करते हैं। तो एक प्रकार का भूकंप का झटका सा लगता है। इसके साथ ही बड़े गड्ढों का, गर्त का निर्माण भी इनके गिरने से हो जाता है। द लास्ट इज अंतर्ग्रहीय धूल, इंटरप्लैनेटरी डस्ट एवं विद्युतीय रूप में निवेशित गैसें, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। इंटरप्लैनेटरी डस्ट, देखिए जो हमने अब तक पढ़ा कि सौरमंडल में क्या है, सूर्य है, उसके अलावा ग्रह हैं, बोने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु और उल्का। इसके अलावा जो बाकी सारा उसके सौरमंडल के वातावरण में है उसे हम इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहते हैं या अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष कहते हैं।
आयतन की दृष्टि से संपूर्ण सौरमंडल एक रिक्त स्थान दृष्टिगोचर होता है। उस रिक्त स्थान को ही हम अंतर्ग्रहीय माध्यम या इंटरप्लैनेटरी मीडियम या इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहते हैं। यह रिक्त स्थान या जिसे वॉइड कहेंगे, खाली जगह कहेंगे, में ऊर्जा के विभिन्न रूप एवं अंतर्ग्रहीय धूल और अंतर्ग्रहीय गैसें मिलती हैं। अंतर्ग्रहीय धूल में सूक्ष्मदर्शी ठोस कण सम्मिलित हैं। अंतर्ग्रहीय गैस तथा निवेशित कणों का अधिकांशतः सूर्य से आने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा का सतत प्रवाह होता है, जिसे हम सौरिक पवन या सोलर विंड कहते हैं। और यही सोलर जो सूर्य से निकलने वाली पवनें हैं, सोलर विंड हैं, ये धूमकेतु की जो पूंछ है उसका निर्माण करती हैं। तो ये है हमारा सौरमंडल और उसमें पाई जाने वाली, उसमें सम्मिलित, उसमें जो जो चीज़ें सम्मिलित हैं उसका हमने एक ब्रीफ स्टडी करी। अब हम देखते हैं सौरमंडल को एक पिक्चर के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपके लेफ्ट में यहाँ से अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर सूर्य होगा। सूर्य के चारों तरफ ये प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले है बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनका कंपैरेटिव आकार है वो इस पिक्चर में बहुत ही सही बताया हुआ है। इनमें जो आंतरिक ग्रह हैं, 4 लघु ग्रह कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और लघु ग्रह भी कहते हैं। 4 ग्रह उन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं और वृद्धाकार ग्रह भी कहते हैं। वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इनके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लैनेट्स और सूर्य और मून के, चंद्रमा के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमने पढ़ा था ग्रह के बाद में, जो नेक्स्ट हमने देखा था कि सौरमंडल में पाया जाता है, वो है बोने ग्रह। और मैंने ये भी बताया कि प्लूटो को अब ग्रह ना मानकर बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। तो प्लैनेट किसे कहा जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कौन से क्राइटेरिया पूरा करने पे किसी पिंड को हम प्लैनेट कहेंगे या ग्रह कहेंगे, तो उसके 3 क्राइटेरिया हैं। 3 शर्तें पूरा करने पर किसी पिंड को हम ग्रह कहते हैं। नंबर 1, इसे सूर्य की कक्षा में होना होता है। दूसरा, इसे काफ़ी भारी होना होता है ताकि अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति या बल से यह एक स्फेयर का रूप ले सके। और तीसरा, इसकी कक्षा यानी कि ऑर्बिट किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटनी नहीं चाहिए। ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, जो इसका ऑर्बिटल पाथ है, वो किसी और ग्रह के ऑर्बिटल पाथ को ना काटे। ये तीनों अगर क्राइटेरिया, ये तीनों शर्तें अगर कोई पिंड पूरा करता है सौरमंडल में, तो उसे हम प्लैनेट कहते हैं। अब प्लूटो की बात करते हैं। प्लूटो यानी कि कुबेर या यम, इसे सन 1930 में सौरमंडल का 9th प्लैनेट के रूप में इसे स्वीकारा गया था। 9वां ग्रह इसे माना गया था। लेकिन वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको जो ग्रह की मान्यता दी थी वो वापस ले ली और अब प्लूटो को बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। प्लूटो का द्रव्यमान या मास उसकी कक्षा में के अन्य वस्तुओं यानी कि जो उसकी कक्षा में और ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उसके द्रव्यमान का मात्र 0.07 गुना ही है, जो कि बहुत कम है, यानी कि उसमें भार नहीं है। जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान से 1.7 मिलियन गुना अधिक है। और इसी आधार पे IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने सितंबर 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट या बोना ग्रह का दर्जा दिया और अब इसका नामकरण कर दिया गया है 134340 प्लूटो। आई विल रिपीट इट, 134340 प्लूटो अब इसे कह दिया गया है। प्लूटो सौरमंडल में इरिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करने वाला
10वां सबसे बड़ा पिंड या बॉडी है। ये सौरमंडल की इस टेबल में आपको सौरमंडल की कुछ विशेषताएं दिखाई गई हैं। इस तालिका में सूर्य और उसके परिवार के सदस्य ग्रहों के नाम हैं पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में इनकी सूर्य से औसत दूरी बताई गई है, तीसरे में इनका ऑर्बिटल पीरियड यानी कि ये सूर्य के चारों तरफ अपना एक जो राउंड है, एक चक्कर है, एक रेवोल्यूशन है, वो कितने दिनों में पूरा करते हैं वो बताया गया है। फोर्थ कॉलम में इनके अक्ष के सहारे घूर्णन की अवधि बताई गई है, अपनी धुरी पर कैसे कितना समय लेते हैं घूमने में। एंड फिर सूर्य के संदर्भ में इनका अर्धव्यास बताया गया है, औसत घनत्व बताया गया है और इनके उपग्रहों की संख्या बताई गई है। तो इसे हालांकि इसको कम्प्लीटली मगअप करना, इसे रटना कम्प्लीटली असंभव होगा, लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फॉर एग्जांपल लास्ट कॉलम में उपग्रहों की संख्या है तो हमें पता है पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, एक हैं। फिर हमें याद रखना चाहिए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। फिर नेक्स्ट कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसीलिए सूर्य से दूरी है उसका भी थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेना चाहिए। अक्षीय अवधि सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, और इनका अर्धव्यास सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। इस टेबल को आप बार बार देखेंगे, बार बार स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसमें से कुछ तथ्य याद रहने लग जाएंगे। इसके बाद में सौरमंडल पे एक और वीडियो आएगा जिसमें हम प्लैनेट्स और सूर्य की बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।